नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। 5 राज्यों में मतदान पूरा हो चुका है और अब नतीजों की बारी है। नतीजे एक साथ 10 मार्च को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। हम आपको सभी राज्यों के एग्जिट पोल भी दिखाएंगे और इस बात पर राजनीतिक जानकारों और राजनेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ स्थिति बनने वाली है। खास करके जिन 5 राज्यों में चुनाव था, सभी ने अपना पूरा दमखम दिखाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इसके अलावा तमाम और छोटे छोटे दलों को लेकर के भी बात करें तो सभी ने भरपूर प्रयास किया। ओवैसी भी यहां पर आए और उन्होंने भी कोशिश की कि कम से कम इस बार जो उत्तर प्रदेश के चुनाव जो थोड़ी सी हवा बदली है, इसमें वो अपना भी कुछ ना कुछ सीटों पर कब्जा कर लें। तो तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी कोशिश की। इस बार कांग्रेस का भी एक नया रूप देखने को मिला, जहां प्रियंका गांधी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाली। तमाम उन्होंने वायदे किए, तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिन मुद्दों को लेकर वो फ्रंट फुट पर सामने भी नजर आती रहीं। एक तौर पर यह भी देखा जाने लगा था उत्तर प्रदेश में कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आए, समाजवादी पार्टी और ऊपर उभर कर सामने आए। लेकिन अब यह देखना होगा कि जिन लोगों ने, जिन राजनेताओं ने प्रयास किया है, पूरी ताकत झोंकी है, उसका उन्हें कितना फल मिलने वाला है, यानी कि उसका फायदा कितना होगा, और ये 10 मार्च को तय होगा। लेकिन जिस तरह से तमाम सर्वे किए जाते हैं, तमाम रुझानों को लेकर के सर्वे किए जाते हैं, एक माहौल देखा जाता है, किसके पक्ष में माहौल है, उसके आधार पर एग्जिट पोल तैयार किए जाते हैं। और एग्जिट पोल में यही बताते हैं कि किसका माहौल थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, किसका घटता हुआ दिखाई दिया, कौन कितने पानी में है, थोड़ा बहुत अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। हालांकि हम एग्जिट पोल के पूरी तरह से सही होने के लिए किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं देते हैं कि ये पूरी तरह से सही होंगे, लेकिन एक बात तय है कि इनसे बहुत हद तक एक आइडिया लग जाता है कि वास्तव में क्या कुछ स्थिति इस बार चुनावों में रहने वाली है। तो चलिए इस पर आज हम चर्चा भी करते हैं और जैसे जैसे हमारे पास जो जानकारी मिलती रहेगी उस हिसाब से हम आपको एग्जिट पोल भी बताते रहेंगे। हमारे साथ दीपक बघेल, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, दीपक कबीर समाजवादी पार्टी से नेता हैं, और अकील सिद्दीकी यूपी एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अकील, आज चुनाव खत्म हो चुके हैं, 7 चरण, आज आखिरी चरण था। उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें तो क्या माहौल अब दिखने लगा है, और जिस तरह से आपने चुनावी जिस तरह से भ्रमण किया, पूरे प्रदेश में आप लगातार स्वदेश का रथ लेकर घूमते रहे, क्या कुछ नजरिया देखने को लगा, क्या कुछ माहौल है इस समय, क्या बदलाव की स्थिति, बदलाव की बयार भी देखने को मिली, क्या कुछ माहौल है? और अब चूंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है, लोग बागों में किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? यूपी में जो टकराव रहा है, जो लड़ाई रही वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी रही, जो लड़ाई पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी रही है। देखिए, 2 मंडल उठा लिए, एक में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, जो बनारस और बनारस मंडल में आता है। दूसरा जो आजमगढ़ है वो समाजवादी पार्टी के आता है, अखिलेश यादव वहां से सांसद है। हालांकि 2017 के अगर हम इतिहास को उठाएं तो सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास 34 सीटें इसमें है, 10 सीटें उसके अलावा देखिए 12 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, 6 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी के पास है, 1 निर्दलीय प्रत्याशी है, वहां विधायक है। हालांकि 2022 में जो चुनाव अभी जो आखिरी मत चरण में हुआ है दिनेश, उसमें कहीं ना कहीं जो पड़ रहा है वो 50-50 का हुआ है। देखिए, बनारस में अगर बात करें तो बनारस की 8 के 8 सीटों में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय समाजवादी पार्टी ने टक्कर दी है बीजेपी प्रत्याशियों को। जहां पर अनुराग पटेल लग रही है वहां भी समाजवादी पार्टी ने टक्कर दी है। जहां पर ओम प्रकाश राजभर का प्रत्याशी लड़ रहा था वहां पर भी टक्कर उन्होंने दे दी, बीजेपी ने दे दी। और जो मौजूदा 4 सीटें, जो 6 सीटें रही वो बीजेपी के पास थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने टक्कर दी, 1 सीट पर कांग्रेस ने दी है। नीलकंठ तिवारी जो मंत्री है उनको भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। हालांकि लेकिन रुझान जो है वहां पर 50-50 रहा है इस बार जो मतदान हुआ है। आजमगढ़ में आइए, आजमगढ़ में देखिए, आजमगढ़ में जो लोकसभा है उसमें अखिलेश यादव खुद सांसद हैं। उस सीट पर अगर हम बात करें तो सभी सीटों पर बीजेपी को कहीं ना कहीं शिकस्त देती समाजवादी पार्टी नजर आई, क्योंकि कांटे की टक्कर वहां पर हुई है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी वहां पर मजबूत स्थिति में दिख रही है।
अब हो गया 50-50, इसलिए कि बनारस मंडल के अगर हम देखें तो वहां पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, और आजमगढ़ में देखिए समाजवादी पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों जगह बैलेंस हुआ, 50-50 का हुआ। इसके अलावा देखिए चंदौली में देखें, चंदौली में बीजेपी के जो भी सीटें रही वहां पे बीजेपी मजबूती से लड़ रही है। समाजवादी पार्टी एक सीट पर जो पहले बनी थी वहां पर बनी हुई है। तो ऐसे में वहां पर चंदौली के अलावा अगर बात करें मिर्जापुर में, सोनभद्र में, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व समाजवादी पार्टी रहा है। लेकिन लड़ाई वहां भी कांटे की, जो सीटें बीजेपी के पास है वहां पर टक्कर देती नजर आ रही है। इसके अलावा आजमगढ़ के अलावा जौनपुर में बात करें, जौनपुर में भी समाजवादी पार्टी ने अच्छा चुनाव वहां पर लड़ा है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मजबूती से समाजवादी पार्टी टक्कर देती नजर आ रही है। इसके अलावा देखिए भदोई में बीजेपी ने चुनाव बेहतर लड़ा है, समाजवादी पार्टी वहां टक्कर दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में आने की उम्मीद बताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोनभद्र की, सोनभद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें 10 की 10 रहने वाली है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती स्थिति में चुनाव लड़ा है और समाजवादी पार्टी यहाँ टक्कर देती रहे। देखिए जो पश्चिमी यूपी से जो हवा चली वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल तक जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखिए निश्चित तौर पे पूरी तरीके से जो भी लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा की जो चुनाव 19 में हुआ, उसमें आजमगढ़ में खुद अखिलेश यादव सांसद, उसके अलावा मायावती के पास वहां पर सीटें हैं, 4 सांसद मायावती के हैं। तो ऐसे में गठबंधन की जब वहां पर जब सीटें रही हैं तो उसका फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिला, और बहुजन समाज पार्टी की जो 6 सीटें हैं वहां पर उनके सांसद लड़ते नजर आए। तो कहीं ना कहीं बीएसपी को भी 5 से 6 सीटों पर फायदा हो सकता है पूर्वांचल में, आजमगढ़ इलाके में। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी देखिए खुद नरेंद्र मोदी वहां से सांसद है, बीजेपी के वहां पर भी 4 सांसद हैं। तो ऐसे में यहां माना जा रहा है कि वहां पर भी बीजेपी के पक्ष में जो विधानसभाएं हैं उस पर फर्क पड़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोनों पूर्वांचल जो 54 सीटें हैं जिसमें 32 सीटें थे, तो वहां पर कहीं ना कहीं बढ़त जरूर समाजवादी पार्टी की हुई है, वहां पर भी 50-50 का ही रिजल्ट आने की उम्मीद है। इसके अलावा देखिए अगर हम पश्चिमी यूपी में चले तो पश्चिमी यूपी में भी जो लड़ाई रही है, देखिए 6 महीने पहले जो चुनाव रहा वो दूसरा रहा, 3 महीने आया, 3 महीने जब बचा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव पे फर्क पड़ा। 3 महीने के बाद चुनाव आते आते ज्यादा फर्क पड़ा। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन को लेकर कृषि कानून जो वापस लिए गए 19 नवंबर को, उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ा, और वो जो मतदान हुआ उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। तो ऐसा नहीं कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी नहीं लड़ी, बीजेपी वर्चस्व समाजवादी पार्टी रहा है। कांटे की टक्कर भारतीय समाजवादी पार्टी यानी आरएलडी ने जो कहां गठबंधन किया, आरएलडी वहां के प्रत्याशियों को देती नजर आई है, लेकिन कृषि कानून वापस होने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता नजर आ रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का जो पुरानी पेंशन बहाल कर रहा है, जो घोषणा पत्र उन्होंने किया, इसका फर्क कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक नजर आया है। तो इसके अलावा समाजवादी पार्टी को फायदा होता नजर आ रहा है, बीजेपी को कृषि कानून वापस लेना, और इसके अलावा बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर दिखाई दी। ये साफ तौर पर लगभग अभी तक जो संदेश निकल कर आया है उत्तर प्रदेश के रुझानों से, और उत्तर प्रदेश के जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, मुद्दे रहे, और वो इर्द गिर्द बीजेपी और सपा के ही घूमती रही पूरी राजनीति। चलिए हमारे साथ दीपक बघेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। दीपक जी, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको इस बार उत्तर प्रदेश से? पिछली बार की तरह का प्रदर्शन बीजेपी दोहराने जा रही है या फिर वाकई आपको नुकसान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में गई, जनता से समर्थन मिला, प्यार मिला, और अब पूरी तरीके से जैन जनता के पाले में जनता जो अपना निर्णय देगी वही लोकतंत्र में स्वीकार होगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी और हम सभी को उम्मीद है, हमने जिस प्रकार से जमीन स्तर पर काम किया, हमने लाभकारी कल्याणकारी योजना है वो जन जन तक पहुंचाने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया, और सांस्कृतिक चेतना के जो केंद्र थे और आध्यात्मिक पर्यटन को जो हमने बढ़ावा दिया, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए और जनता ने इसकी पूरी सराहना भी की। और उसके बाद में हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, चाहे कभी नहर परियोजना थी, ये सारी योजनाएं ये उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए था। इसी कर्तव्य के निर्वहन के लिए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 2017 के अंदर आशीर्वाद दिया, और उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ में और सेवा भाव के साथ में उसको काम किया। और उससे उम्मीद लगती है कि हमें जिस प्रकार से हमने काम किया और जो हमारा फीडबैक आया संगठन का, तो हमें लगता है कि हम 300 से ऊपर सीटें फिर दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर आ रहे हैं, और एनडीए गठबंधन 325 से ज्यादा सीटें इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर आने वाला, और ये सारी चीजें तय हो जाएगी आगामी 2 दिनों के अंदर जब परिणाम होगा तो ये सबके सामने स्पष्ट भी होगा। चलिए, अच्छा है, और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है कि आप फिर से वही परफॉर्मेंस दोहराने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से माहौल बना और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरह से भरसक प्रयास किए हैं, उससे साफ तौर पर लगा भी था कि कहीं ना कहीं ऐसा बीजेपी को लगने लगा है कि कुछ स्थिति गड़बड़ हो सकती है, इसलिए पूरी ताकत झोंकी गई। दीपक कबीर भी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। दीपक जी, आप किस तरह से देखते हैं? चूंकि मुकाबला कड़ा कहा गया,
लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि वो पिछले परफॉर्मेंस से बढ़कर बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली है। देखिए, हर पार्टी दावा तो करेगी, इसे हम नहीं कहेंगे कि उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन जमीनी देख, पिछली बार बीजेपी का इतना अच्छा प्रदर्शन था और अगर उसको लगता है कि उसका वोट बैंक किस आधार पर बढ़ा है, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। लोग भी कह रहे हैं, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कांटे की टक्कर हो गई है। पिछली बार कांटे की टक्कर नहीं थी, तो ये तो कहने को कुछ भी कहा जाए, लेकिन माहौल ऐसा लग रहा है कि उसका किसान वोट बैंक शिफ्ट हो गया है, उसका जाट वोट बैंक शिफ्ट हो गया है, उसका कुर्मी वोट बैंक शिफ्ट हो गया है, उसका जो माइनॉरिटीज का वोट बैंक था वो एक मुश्त शिफ्ट हो गया, जो इधर उधर चला जाता था वो कहीं नहीं बटा है। स्टूडेंट्स और बेरोजगार लगातार शिफ्ट हुए हैं। उसका सरकारी कर्मचारी, पुलिस वालों से लेकर सरकारी कर्मचारियों से लेकर अस्पतालों के कर्मचारियों से लेकर सब ओल्ड पेंशन के नाम पर शिफ्ट हो चुके हैं। कोरोना और महंगाई की वजह से शिफ्ट हो गए हैं। तो भाई बचता वोट देता कौन है? जब ये लोग नहीं दे रहे हैं तो बीजेपी को वोट कौन दे रहा है? तो इसलिए कि कितनी सीट लाएगी मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो हम लोग की ग्राउंड रियलिटी है वो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी आराम से सरकार बना लेगी, क्लीन स्वीप है। बाकी लोगों की इच्छाएं हैं, अब 2 दिन और बचा है कि क्या कहते हैं, लेकिन चीजें तो ऐसे देखी जाती है ना कि आपका वोट बैंक कौन सा बढ़ा है नया और कौन सा गया है, तो साफ नजर आ रहा है। मुख्य प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अगर सारे कामकाज छोड़ के जब अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम चल रही है, 3 दिन से डेरा डाले और डमरू बजा रहे हैं वहां पे और वहां चाय पी रहे हैं, तो आप उनके माथे का पसीना देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। एक अकेला अखिलेश यादव जो है, 50 नेता सब घेरे पड़े हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसको आप बता रहे हैं? भाई अभी रिजल्ट सामने आ जाएगा और आपकी गलतियां, इस वजह से मैं बैठ रहा हूं। योगी का तो नाम लेने वाले खत्म हो गए दूसरे चरण के बाद से। जब तक किसान बेल्ट थी तब तक तो योगी का नाम भी लिया गया, उसके बाद तो सारी चीजें तो मोदी जी ने संभाल ली हैं। तो जिस प्रदेश का 5 साल का मुख्यमंत्री आप उनकी पार्टी ने खुद साइडलाइन कर दिया, उनकी क्या हालत होने जा रही है? और क्यों ना हो, 5 साल बाद रिपोर्ट आ रही है। आपने चाहे जितना इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया, चाहे जितना लोगों को मिला लीजिए, चाहे कल तक जो है योगी के इंटरव्यू आ रहे हैं टीवी पे, ये चुनाव आयोग देख रहा है। आप हर तरीके से सारी चीजें करके देख लीजिए, लेकिन जब जनता बदलने को उतारू होती है तो किसी को नहीं देखती है। तो वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। वोट बैंक शिफ्ट होने की वजह है कोरोना की असफलता, तबाही, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बर्बादी। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण कारण है और इसके साथ ओल्ड पेंशन स्कीम का जुड़ जाना। इन 5 फैक्टर पे इस बार वोटिंग हुई है। चलिए दीपक बघेल जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं तो उनको फुल फ्रंट पे क्यों नहीं लाया गया? प्रधानमंत्री मोदी को आपने लाके आकर रख दिया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया और किस प्रकार से किया कि हमारे पास एक बेहतर नीति है। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नई नीयत वाले नेता हैं जो हमारे पास हैं। अगर इनके पास नेता होते तो शायद इनके अखिलेश यादव को अकेले चुनाव में लड़ना पड़ता। कमी है क्योंकि उन्होंने 4.5 तक जमीन पर काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जब से 2017 से चुनाव जीती है, लगातार 24/7/365 लगातार हमारे कार्यकर्ता किसी न किसी रूप में काम करते रहते हैं। सेवाई संगठन के माध्यम से उन्होंने जनता की सेवा की। ये सारी काम हमने लगातार किए हैं कि हमारे पास नेता है। अगर रही बात नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता है और हम सब करोड़ों कार्यकर्ताओं को हमें विश्वास है और वो अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा के लिए आते हैं। उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर अगर कार्यकर्ता ऊर्जावान होता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ऐसा तो है नहीं कि दीपक जी जाकर उन्हें प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। और उन्होंने जिस प्रकार से एक आपने जीवन एक सांसद के रूप में प्रधान सेवक रहते हुए भी बनारस की जनता से किया, वहां पर आपने वो जन सैलाब देखा हो कि आज उनकी लोकप्रियता का मानक क्या है। आज वहां पर जितना दूर तक आप देखते हैं वहां पर नरमुन नजर आते हैं। तो ये उनकी लोकप्रियता को प्रदर्शित करता है कि उनकी लोकप्रियता कितनी है, लोगों के बीच में लोग कितना उनको मानते हैं। और रही बात, हमने तो स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई चुनाव लड़ा है तो वो हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ जी होंगे और हमने उन्हीं को आगे लेके करे। देखिए, पूरे चुनाव का 3 महीने का जो समय था हमने और आपने साथ में निकाला है। मैं आज बोल सकता हूँ, उन्होंने पहले जाति के नाम पर, जाटों के नाम पर बांटने का कोशिश किया, फिर उन्होंने मुसलमानों के नाम पर बांटने का कोशिश किया, फिर उन्होंने यादव के नाम पर बांटने का कोशिश करा, फिर उसके पिछड़े वर्ग के नाम पर बांटने का कोशिश किया, फिर उसके बाद में उन्होंने दलितों के नाम पर बांटने का कोशिश किया। तो
पूरा उत्तर प्रदेश मुझे एक जगह पर कहीं नजर नहीं आया। आज जो चुनाव खत्म हो चुके हैं, संपन्न हो चुके, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो ये दुर्भाग्य हमारे दीपक जी, फिर हिंदू मुस्लिम पर बांटने की कोशिश किसने की? हिंदू मुस्लिम को लेकर बांटने की कोशिश किसने की? देखिए, पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे ना इब्रार अहमद, उन्होंने क्या बोला था, उनका मैं कोट कर देता हूँ। उन्होंने सबसे पहले बोला था कि केवल मुसलमान ही समाजवादी पार्टी का पक्का वोटर है, बाकी जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय हैं ये तो चोर है। ऐसे वक्तव्य देने वाले और बहुसंख्यकों का मजाक उड़ाने वाले, एक बात बताइए, श्रीराम जन्मभूमि का जो विवाद था वो आज का था, 580 साल पुराना था। अगर हमने आस्था के केंद्र, सांस्कृतिक महत्व के केंद्रों के, सांस्कृतिक चेतना के केंद्रों को अगर पुनर्जीवित करने का काम किया तो क्या गलत किया? ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये तो हमारा, हम बहुत लंबे समय से लगातार इसलिए प्रयास रख लेके आए और जब हम सत्ता में आए तो हमने उसको करके भी दिखाया। देखिए, अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर बन रहा है, ये सारी चीजें बांटने का काम इन लोगों ने किया। सबसे पहले मुस्लिम तुष्टीकरण का काम समाजवादी पार्टी ने किया, और ये जब से सिद्ध हो जाता है जब राम भक्तों के ऊपर अयोध्या के अंदर गोलियां चली थी, जब तक मुरार सिंह जी ने बयान नहीं दिया था कि अगर मैं राम सेवकों पर गोली नहीं चलवाता, कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाता तो मेरे मुसलमान भाई नाराज हो जाते। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति का दंश है जो उत्तर प्रदेश और इस देश में झेला है। आज लोग इसके खिलाफ वोट किए हैं, लोग राष्ट्रवाद को वोट किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास के कार्य हुए, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा था कि कट्टे और बम की फैक्ट्रियां हुआ करती थी, आज उसी के अंदर AK-47 बन रही है और एक तोप भी बन रही है। वो किसके लिए बन रही है? वो देश के विरोधी लोगों को, जो देश हम पे हमला करें उन लोगों को बताने के लिए बन रही है। प्रदेश के अंदर दुराचार और अत्याचार कराने के लिए नहीं बन रही है। बलात्कारियों की बात करें तो इन्होंने मंच 2017 के अंदर गायत्री प्रजापति को अपने मंच पर बुलवाया था, जबकि उसके ऊपर दुराचार और भ्रष्टाचार के बड़े आरोप थे। DPR कार होल्डर से लेकर 1.80 करोड़ का मालिक बनने तक ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस थी जो समाजवादी पार्टी के पास में है, उन्होंने उनमें लगाई थी, वो उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं मिल पाई 2012 से लेकर 17 तक। तो उसके खिलाफ लोगों ने वोट किया है, लोगों ने वोट किया है दंगाइयों के खिलाफ, लोगों ने वोट किया है माफिया राज के खिलाफ। आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ को ये बुलडोजर बाबाओं के नाम से जानते हैं, तो इनका दिख है तकलीफ है। तकलीफ क्या है? क्योंकि जिन लोगों को ये आश्रय और परिसर देने का काम करते थे, जिनके संरक्षण में वो माफिया पलता था, आज इस संदिग्ध माफिया को लगाम लगाने के बाद में उसको संपूर्ण नाश करने का काम किया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। आज लोगों ने इसी प्रकार के विश्वास जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे जताया, और हम उसी विश्वास के नाते कहते हैं कि जनता ने हमें इतना आशीर्वाद पहले भी दिया, 17 में दिया। चुनावी पंडित तो 2019 के अंदर भी आए थे, उन्होंने भी बोला था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी का गठबंधन हो गया, अब भाजपा नजर नहीं आई। सबके सामने किया है कि हम लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर आए। तो ये जनता ने लगातार विश्वास दिलाया है, और हम ऐसा नहीं करते कि जब हमें आशीर्वाद दिया, हमें कोई दायित्व निर्वहन करने की ताकत दी है तो हम उसे ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, और हमने निर्वहन करके दिखाया है। हमने अपने पूरे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा। जिन्ना ये लोग लेकर आए, पाकिस्तान ये लोग लेकर आए, जाति ये लोग लेकर आए, धर्म ये लोग लेकर आए। चलिए दीपक जी, एग्जिट पोल के रुझान भी आना शुरू हो गए हैं, और जिस तरह से हम टीवी स्क्रीन के माध्यम से दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि जो अगर उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें तो यहाँ बीजेपी को 262 से 277 सीटें बताई जा रही हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 119 से 134 सीटों पर, और बीएसपी को लेकर अगर बात करें तो 7 से 15 सीटें बीएसपी के खाते में यहां जा रही हैं, और कांग्रेस 4 सीटें बताई जा रही हैं +2। तो ये अभी तक जो उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल सामने आया है, तमाम जो टीमें लगी रहती हैं उन टीमों के जरिए एक सर्वे किया जाता है, उस सर्वे के माध्यम से इस तरह से जो एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं, लेकिन हम इस एग्जिट पोल की पूरी तरह से सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़े रहते हैं जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि किस तरह का माहौल वहां का था, जो वोटर्स हैं उसका माहौल क्या था, जो लोग थे उनका माहौल क्या था, मुद्दे किस तरफ थे और किस तरफ नहीं थे। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल 262, 277 बीजेपी, समाजवादी पार्टी 119 से 134, बीएसपी 7 से 15, कांग्रेस 4 सीटें। तो ये अभी तक का रुझान जो निकलकर सामने आया है वो हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। दीपक कबीर, जिस तरह से जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, एग्जिट पोल के जो रुझान आ रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन 119 से 134 सीटों पर सिमट कर रह रही है, और दावा यह किया जा रहा था कि मुकाबला 50-50 का है। आपको मेरे पास फोन में 3 पड़े हुए हैं रिप्यूटेड एजेंसीज के, हम आपको वो बता दें। तो एग्जिट पोल गारंटी नहीं है। आपके एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं और हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है, इस बात में बहस करने का कोई मतलब नहीं। मैं अपनी बात एग्जिट पोल के हवाले से ही कह रहा हूँ, सर्वे के मार्फत ही कह रहा हूँ। और एग्जिट पोल आप जानते हैं कि कैसे धज्जियां भी उड़ चुकी हैं पहले भी।
तो इस बात को हम क्यों कितनी डिबेट में ले आए, क्या मतलब है इस बात का? और जो हमसे पूर्व वक्ता कह रहे थे, एक तो वो बेचारे वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से बोल रहे थे, ट्रेन तो नहीं चलवा पाए, लेकिन हम बहुत कम बातें उनकी समझ पाए। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ, सुनिए हाँ, कि पहले आती थी हर बात पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। इतने झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी, इसने लोगों को झूठ के समंदर में डुबो दिया है। सारे आंकड़े झूठ, सारे तथ्य झूठ, कोई भी चीजों सिर्फ झूठ झूठ झूठ। और इस झूठ के पर्दाफाश अब हो चुके हैं। आप कोई भी तथ्यात्मक बातचीत करिए, कहीं के इनकी अपनी रिपोर्ट के कॉन्ट्राडिक्टरी है, इनकी अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट शो करती है उसका कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो कुछ और कह रहा होता है, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, स्वास्थ्य के वो अपराध के मामले में, रेप के मामले में। भारत सरकार की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए कुछ और कह रही है, ये कुछ और कह रहे होते हैं। अब आप बताइए किसको सरकार भी इनकी है? तो कोई तथ्य नहीं होते हैं किसी बात में, इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर कोई तथ्य नहीं है, घाटे को लेकर नहीं। चलिए दीपक जी, दीपक बघेल जी, दीपक कबीर जी और अकील सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, अभी और भी कई सर्वे कंपनियां हैं, वो अपने अपने एजेंसियां अपना अपना रिपोर्ट देती हैं, अपना अपना एग्जिट पोल देती हैं। लेकिन कुछ देर बाद हम मिलेंगे और एक पूरे जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों के एग्जिट पोल के साथ फिर मिलेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।